अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मौजूदा दौर हुकूमत न सिर्फ ये कि बहरानों से घिरा नज़र आता है, बल्कि एक बहरान से पूरी तरह ये हुकूमत नहीं निकल पाती है कि अगला बहरान इनको आ लेता है। एक तरफा मखसूस नशिस्तों के हवाले से कन्फ्यूजन की फिजा देख रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर फैसले के बावजूद भी ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही हुकूमत इस हवाले से विलिंग नज़र आते हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद कर सकें। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके अंदर कुछ तरामीम की गई और उसके बाद इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज किया गया, उसके बाद अब जो फिजा अदलिया के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है, उससे लग ये रहा है कि माजी करीब में ऐसे हालात कभी भी अदलिया के अंदर देखने को नहीं मिले। आपसी इख्तलाफात अंदरूनी तौर पर हल करने की कोशिश ज़रूर की जाती थी, लेकिन अब ये इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और एक ऐसे मौके पर सामने आ रहे हैं जब मौजूदा चीफ जस्टिस रुखसत होने के करीब हैं और अगले चीफ जस्टिस के हवाले से हुकूमत शशोपंत का शिकार नज़र आती है। ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और ना इस हवाले से कोई राय दी जा रही है, और दूसरी तरफ एक आइनी कोर्ट्स बनाने की बात भी की जा रही है, जिससे लगता यह है कि हुकूमत की तरजीह कुछ और नज़र आती है। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर ख़ासतौर पर आज जिस तरह मसूर अली शाह साहब का जो ख़त था, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उसमें उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ख़त लिखा है उनको, और उसमें उन्होंने कुछ दीगर सवाल उठाए हैं और उनकी कुछ बातों के जवाब भी दिए हैं, जिससे लगता यह है कि मामला मज़ीद संगीनी की जानिब बढ़ रहा है। अब ये इख्तियार कर सकता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ एक सीनियर वकील हैं, साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार, आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, ये बताएगा कि माजी में आपने कभी ऐसी सूरत हाल देखी हो कि जजेस में आपसी इख्तलाफात रहे हो, फिर उसका खुलकर इजहार भी किया जाता रहा हो? अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत आपके ख्याल में महसूस करनी चाहिए थी? और जितना खुल के उन्होंने उस ख़त में लिखा है मसूर अली शाह साहब के सवालों के जवाब देते हुए, आपके ख्याल में इससे पहले कभी ऐसी कोई मिसाल आपकी नज़र से गुजरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गुजरी है, पिछले साल यही होता रहा है। जब जस्टिस बंदियाल थे उस वक्त भी ख़त व किताबत होती थी, आपको याद होगा, ख़त लिखे जाते थे, फिर वो प्रेस में दिए आ जाते थे, फिर उस पर कॉमेंट होते थे। पिछले साल भी अदलिया में यही बुरहान था, आपको अच्छी तरह मालूम है, और इस साल भी आप देख रही हैं क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। लेकिन देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई, आज जो ख़त आया मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन किसी ने मुझे उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उससे तो एक मौजिद जज साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन पे तो बड़ी तनकीद की गई है उसके अंदर। अब पता नहीं उनका अब उसका जवाब आता है या नहीं, लेकिन एक बात मुझे तो साफ हो गई कि उनकी उनकी कमेटी में होने की वजह से और उनसे जो चीफ जस्टिस साहब को शिकायत थी, या वो समझते थे कि वो प्रैक्टिस प्रोसीजर में वो जो वो नहीं कर रहे, या मंसूर अली शाह साहब उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ये ऑर्डिनेंस तो बना ही फिर इसी वजह से था कि उनको उस कमेटी से निकालना था। और ये बात क्लियर हो गई आज इस खत की, जो आज मैंने नहीं देखा है, आपने शायद देखा हो। दूसरी बात जो एक नहीं, खत के मंदरजात लीक हो रहे हैं सर, एक्चुअल खत सामने नहीं आया, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा है वो खबरों में आ रहा है। अब ये फिर ये भी एक खतरा होता है कि वो मंदरजात सही है, किस तरह से लीक हो रहे हैं, कौन लीक कर रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए इस पे भी कमिटी फौरन रजिस्ट्रार से पूछें कैसे लीक हो रहा है। जैसे उन्होंने वजाहती नोट पे एक पूरा 9 पॉइंट्स दिए और उसका जवाब लिया, तो मैं समझता हूँ चीफ साहब के फिर अगर वहां से लीक हो रहा है तो फिर ये बड़ी तशवीश की बात है, और ये बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर इस तरह के केसों के उन्होंने फिर उनको नेचुरली उनको, और फिर आप देखिए पूरे सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया था, इस कानून को। और ये इंटरनल मामला है, इनके रूल्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपने एक ऑर्डिनेंस से वो चेंज करा दिया, और सिर्फ यही नहीं, कमेटी को नहीं चेंज कराया, अब तो यहाँ तक उसमें कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा केस पहले सुनेगा, यानी अब पार्लियामान ये फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा, उसके और 8 सेक्शंस को भी अमेंड किया, उसमें एडिशंस भी किए हैं, आप देखिए उस ऑर्डिनेंस के अंदर। नहीं, लेकिन मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ सर कि उसमें ये कहा गया है कि पहले वजह बतानी पड़ेगी कि कौन से केसेस आप पहले क्यों सुन रहे हैं, मतलब उसमें बहुत सारे उन्होंने कवानीन तब्दील किए हैं। लेकिन मेरा सवाल सर ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है कि तीसरा जज वो अपनी मर्जी से सुने, क्योंकि पहले तो ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को रखा जाएगा। तीन सीनियर पोस्ट, वो कमेटी 3 सीनियर जजेस की थी। और अब नेचुरली उन्होंने कहा था मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होता चाहता, एक चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहती। ये सारे कमेंट्स हुए आपके सामने, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है उस केस की, जब चला था प्रैक्टिस, उसके अंदर ये सारे कमेंट्स आए, आपके पास मौजूद है, आपके पास आप सुन लीजिए कि डिक्टेटरशिप और चीफ मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या चीज होती है। ये आज फिर वो मास्टर ऑफ द रोस्टर बन गए तीसरे, और कह रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने बैठने से मना कर दिया। अब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं तो उनको बेहतर मालूम होगा इस बात का, जब भी उन्होंने 5वें नंबर के
के 5वें नंबर के जज साहब, मोअज़्ज़िज़ जज साहब को उसमें शामिल किया। तो अब ये तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो हो रहा था कि आपने फिर अब रोस्टर अपने पास ले लिया और आप देखिए 30 तारीख को 63A का केस भी लग गया, जिसके अंदर कि वो वोट डालने का हक मुनहरिफ अरकान अपना वोट डाल सकता है जो काउंट होगा, तो वो 30 तारीख को लग गया। तो फिर आप देख लीजिए क्या हो रहा है अब। और फिर आप ये आईनी तरमीम की तलवार इस अदलिया पे लटक रही है कि किसी तरह ये अदलिया ही खत्म हो जाए। सर अब ये बताएं कि मखसूस नशिस्तों पे एक राय ये दे रहे हैं माहिरीन कि जो आया है तफसीली फैसला उसने बिल्कुल ऑब्सलीट कर दिया है इलेक्शन एक्ट को, जो अमेंडमेंट्स आई थी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर इलेक्शन कमीशन किस बात की वजह से बाइंड है कि वो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर पा रहा? वो अभी भी गया है कि जी वजाहत इसमें ये कर दें कि क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट मौजूद था। जी सना, आप देखिए जो मेन इशू है कि जजमेंट 12 जुलाई को आ गई थी, वो क्लियर थी। उन्होंने कहा था वो 30 और उन्होंने उसको 39 सीटों को तो उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया था। 41 के लिए उन्होंने कहा था अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर उन्होंने एफिडेविट दे दिया तो उसी वक्त इनको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो उसमें तो नहीं, रीजंस आए नहीं, वजाहत खुद मांगी। अब वजाहत मांगने का मतलब तो ये नहीं, अगर कोई लिखा था उस ऑर्डर में 12 जुलाई का कि वजाहत जब मांगे तो उस वक्त तो स्टे हो जाएगी जजमेंट, नहीं हुई ना, रिव्यू नहीं लगा, रिव्यू में स्टे नहीं हुआ, रीजंस भी आ गए उसमें सारी चीजें, लेकिन जजमेंट तो 12 जुलाई की थी। और ये कानून तो बाद में बनाई, ये जो तरमीम की इन्होंने इलेक्शन एक्ट में, वो तो बाद का कानून है, तो आपने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, आप उसे डिले करते रहे। आप चाह रहे थे ये कानून बन जाए, वजाहत की आपने एप्लीकेशन दे दी, अगस्त में वो कानून बन गया, फिर आपको एक्सक्यूज मिलेगा जी हम आपको कौन करें, और स्पीकर साहब ने खत लिख दिया पंजाब के और सिंध के और नेशनल असेंबली के कि जी आप ये कानून आ गया तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं इम्प्लीमेंट करना है, सीटें देनी नहीं है उस पार्टी को, और 63 और वोट भी काउंट करवाना है मुनहरिफ अरकान का, जो जिस तरह से आप लिया जाएगा प्रेशर डाल के, जो भी तरीक़ाकार होते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के। तो ये सारी चीजें अब क्लियर होती जा रही हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना, वजाहत पे वजाहत, अब वजाहत पे वजाहत तो नहीं हो सकती, आपको इंप्लीमेंट करना। ज़ैली कानून क्या ओवरराइड कर सकता है? एक अगर तशरीह कर दे आर्टिकल 51 की सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और 11 जजों ने कहा कि ये सीटें उनकी हैं और रिजर्व सीट्स उनको मिलनी चाहिए पीटीओ, इस बशमूल चीफ जस्टिस साहब के ये बात की उस फैसले में। तो ये 8 का फैसला नहीं था, इस पॉइंट पे तो 11 जजेस मुत्तफिक थे। अच्छा जुबैरी साहब, सर लास्ट फ्यू मिनट्स है, यही एक इंपॉर्टेंट नुक्ता सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने की बात बिलावल साहब कह रहे हैं ज़रूरी भी है मजबूरी भी है, ये बात तो सर 2006 या 7 में मिसाक जमहूरियत हुई थी उस वक्त से मौजूद थी ना, लेकिन उस वक्त इतने प्रोएक्टिव नहीं थे। आपके ख्याल में अब ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की? मेरे ख्याल से इन लोगों को, इन पार्टियों को तो जरूरत नहीं महसूस हो रही, किसी और को जरूरत महसूस हो रही है। और वो नेचुरली हमारी यहाँ जो है वो हम सब जानते हैं कहाँ है, ना पार्लियामेंट के पास है ना हुकूमत के पास है। जिन लोगों ने बनवाया, और ये तो वो आप खुद तमाशा नहीं देखा था उस रात को संडे को क्या हो रहा था, लॉ मिनिस्टर कह रहा है मैंने तरमीम नहीं देखी, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं मैंने तरमीम नहीं देखी, लेकिन पास कराना है उसी रात को। तो आप देखिए ये तो हालत है, तो कहाँ से बन के आया वो मुसवदा जो था, जब लॉ मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं उनको नहीं पता। तो आप देखिए ना, जब ये सब चीजें हो रही हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट जो आप उसे एग्री नहीं करती, लेकिन एक था जहां आपको राइट्स प्रोटेक्टेड थे, आप चैलेंज कर सकते थे अगर कोई चीज, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगा। वो कोर्ट की हैसियत ये होगी कि जो ये मर्जी के फैसले चाहेंगे, वो पहला जज भी, चीफ जस्टिस भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से लगाएंगे। कहाँ गई वो सेपरेशन ऑफ पावर, कहाँ गई कि 3 आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं। और बिलावल साहब कह रहे हैं मजबूरी, क्यों मजबूरी है? मिसाक जमहूरियत में कितने पॉइंट्स थे? एक पॉइंट ये भी था कि आप अदलिया आजाद होगी, आपकी अदलिया आजाद है, अब कैसे मजबूरी हो गई? तो देखिए ना, ये सारी मजबूरी ये है, मजबूरी बिल्कुल सही बात कही, मजबूरी ये है कि हुक्म आला है कि ये करना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप ज़ुबैरी साहब, साबिक सदस्य बार। यकीनन चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की फॉर्मेशन हो, या फिर मखसूस नशिस्तों का मामला हो, कोई भी मामला बज़ाहिर आने वाले दिनों में जल्दी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी, मुश्किल हालात में सही लेकिन IMF से होने वाला मुमकिन मुआहदा है, और अब देखना ये होगा कि मुआहदा तो होने को करीब है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी सख्त शराइत के साथ ये मुआहदा नाफिजुल अमल होता है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर बाहर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अच्छी खबर लेके आए हैं कि बिला आखिर IMF की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। जो 7 अरब डॉलर पाकिस्तान को 37 माह की मुद्दत में मिलने थे, और तकरीबन 30 सितंबर तक पहली किस्त 1.1 अरब डॉलर की IMF की तरफ से जारी भी कर दी जाएगी। लेकिन एक लंबा चौड़ा एजेंडा है जो कि IMF की तरफ से दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान की सताइश की गई है कि महंगाई कम हुई है, सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कड़ी तरीन शराइत भी पाकिस्तान के लिए रखी गई हैं,
और उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन किस हद तक पाकिस्तान उसके लिए तैयार है और इस मुआहदे के बाद सही मायनों में एक आम पाकिस्तानी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बात तो की जा रही है कि महंगाई कम हुई है, सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, मईशत के हवाले से जो आदाद शुमार हैं उनमें बेहतरी आई है, लेकिन क्या वाकई हकीकी ग्राउंड के ऊपर यही सूरत हाल है? इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और बिजनेस पर्सन भी हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर बताइएगा, बड़े दिनों से, हफ्तों से, महीनों से इंतज़ार कर रही थी हुकूमत कि IMF से मुआहिदा हुआ, बिलाखिर हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि IMF मान गया है, लेकिन उसको मनाने के लिए जितने पापड़ हमें बेलने पड़े हैं, आपके ख्याल में ये महंगा पड़ा या पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुआ? देखिए, इसको समझने के लिए जरूरत इस बात की है कि हमें ये समझना चाहिए, अगर हमने पापड़ बेले हैं या कुछ भी किया है, उनके पीछे भागे हैं, जो कुछ भी किया, क्या ये हमारी जरूरत थी या IMF की जरूरत थी? हमको ये देखना चाहिए। पहले ये डिटरमिन जब हम करते हैं तो हमें हमें समझ में ये आता है कि बगैर IMF के प्रोग्राम के हम आगे नहीं बढ़ सकते। एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री, एज ए इमेज ऑफ द कंट्री, एज अ आपके जो है ना मॉनेटरी साइड ऑफ द कंट्री, आपकी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी उसके बगैर नहीं आ सकती। अगर आपने IMF के प्रोग्राम में जब जाते हैं तो वो ड्यू डिलिजेंस पूरी करता है, वही देखता है कि आपके टैक्सेस क्या हैं, आपकी यूटिलिटी की क्या पोजीशन है, टैक्स कलेक्शन कितना है, कितना होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम कितना है, GDP के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, वो सारी चीजों को वो देख के हमारे साथ वो एग्रीमेंट उसी अगर पान वाला भी जाएगा ना बैंक में और वो अगर लोन मांगेगा तो वो इसको देखेगा कि भाई तुम क्या करोगे, इसका लाख रुपए ले रहे हो, कितना कमाओगे? वो कहेगा जी मैं 20,000, तो बोले मैं आपको लोन नहीं दे सकता। चलिए तो 20,000 तुम खाने का खर्चा कर लोगे, ये तो मुझे तुमको नहीं मिल सकती, लोन नहीं मिल सकती। उसके अंदर एबिलिटी टू पे एक इस्तेलाह है, एबिलिटी टू पे, वो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट में, पाकिस्तान के अंदर ये पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश में जो है ना हमारे से वो टैक्स भी लगवाते हैं, यूटिलिटी के रेट्स भी बढ़ाते हैं, तो महंगाई भी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे मसले जो है ना इसके अंदर आते हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से उस रकम को हासिल करना चाहते हैं जहां तक कि हम वही समझे कि हम इनके कर्जे को वापस कर सकेंगे, इतना हम कमाएंगे कि कर्जे को वापस कर सकेंगे। अब मेरा उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये सारी चीजें ठीक है। मैं ये भी समझता हूँ कि जो है ना अगर IMF के अगर एग्रीमेंट में नहीं है, प्रोग्राम में नहीं है, तो हमको पेरिस क्लब नहीं जवाब देगा, हमको एशियन डेवलपमेंट बैंक जवाब नहीं देगा, हमको और बरादर ममालिक हैं उनके साथ हमें प्रॉब्लम होंगे। एक तरह की सर्टिफिकेशन है जो हमको मिलती है कि ठीक है जी, अब मॉनेटरीली कोई अगर मुल्क उनसे डील करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी LC की एक्सेप्टेंस है, प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। लेकिन उसके अंदर एक जो मुझे समझ में नहीं आती बात वो ये है, जो मैं पूछना भी चाहता हूँ IMF से, मैं चाहता हूँ कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मीटिंग भी करें, वो ये है कि आपने सारी बातें कर ली। जब आपने सारी बातें की तो अब मुझे ये बताया जाए कि अगर आपने यूटिलिटीज के रेट बढ़ा दिए तो क्या हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बढ़ तो नहीं गया? अगर उनसे वो आपके इजाफे करने की वजह से अगर रीजनली हमारी जो कॉम्पिटिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम एंड कंबोडिया, दीज आर द आर्क इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उनके साथ अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, तो आज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे नीचे चले जाएंगे। जब नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास डॉलर्स कम आएंगे। अगर डॉलर्स हमें चाहिए, वो डॉलर्स अगर नहीं आएंगे और अगर एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई, इन तमाम इकदाम की वजह से जो IMF के साथ एग्रीमेंट के नतीजे में हमारे ऊपर आए हैं, इस वक्त यही जो हमारी हमने सब्सिडी कम, अब कंप्लीट फ्रीज तो हो नहीं सकती थी। हमने क्या किया, फर्टिलाइजर को देते थे वो पूरा तो नहीं रोक सकते थे, हम डोमेस्टिक को सब्सिडी पूरी नहीं रोक सकते थे, लेकिन IMF से हमने एग्रीमेंट किया कि सब्सिडी 0 होगी। अब सब्सिडी इस टैरिफ को कैसे मेंटेन करेंगे? उन्होंने उसको फ्रंट लोडिंग कर दिया इंडस्ट्री। अगर आप समझेंगे 100 रुपए हैं और अगर ये जो 100 रुपए का पूरा केक है, आपने 50 रुपए इंडस्ट्री को बेचने हैं और 50 रुपए वहां से लेने हैं। अब वहां से तो उन्होंने 25 लेने हैं, ये जो बाकी के 25 हैं उसको स्प्रेड करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। जब इंडस्ट्री में स्प्रेड करते हैं उसका रेट बहुत बढ़ जाता है। जब रेट बढ़ता है तो फिर हम जो है ना कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। इसका सवाल का जवाब मुझे मिलता नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, वज़ीर आज़म साहब वहां जो गए हैं, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। IMF की बड़ी सख्त जरूरत थी, उसके बगैर स्टेबिलिटी हमारे यहाँ नहीं आती, और सब कुछ ठीक है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अगर आपने IMF का प्रोग्राम लेके आए हैं तो साथ साथ हमने ये प्रोग्राम भी किया,
सर ज्यादा मैं करें। वही मुझमें ज़ुबैर साहब मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित हो। सर ऐसा तो सारी हुकूमतें कहती हैं, लेकिन अब जो ये कह रहे हैं जिस तरह आपने कहा सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे, ज़रूरी सेक्टर के लिए अलग मसाइल पैदा हो रहे हैं, बिजली गैस के रेट्स भी अलग सिचुएशन में जा रहा है। अब ये बताएं कि आपके ख्याल में अब IMF तक ने कह दिया कि महंगाई आपने कम की है, फिर जो इदारा शुमारियात है वो भी ये कह रहा है कि महंगाई की शरह जो बढ़ने की रफ्तार थी उसमें कमी आई है, लेकिन आपके ख्याल में क्या लगता है कि हम इन 37 माह के बाद माशी तौर पर बेहतर पोजीशन में होंगे? देखिए, वही मैं जो बातें जितनी कर रहा हूँ, वो यही मैं चाहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। जैसे ठीक। गवर्नमेंट कह रही है, मैं कहता हूँ वो आखिरी हो। लेकिन उस आखिरी होने के लिए क्या शर्त है? शर्त ये है कि हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाए, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री और लग जाए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के मसाइल खत्म हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। यही सारी बातें, उसी को हम तो चाहते हैं, इसीलिए तो प्रोग्राम लिया है। मैं अगर आपसे कोई कर्ज लेता हूँ तो मेरे पास ये आगे मेरा प्रोग्राम होगा ना, जब मैं दोबारा उठाऊंगा तो मेरी हालत ऐसी कर लूंगा दोबारा कर्जे के लिए ना जाना। आज अभी जो खुशी कर रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, तो किस चीज के? हमारा कर्ज हमें मिल गया। मतलब ये कोई मतलब प्राइड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल की बात है, हम करते हैं, सब कुछ ठीक है। अब मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आया इन हालात में, जब हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, IMF की कंडीशन सारी मन्नो अनमन्नो मान ली, उसके बाद हमने इनसे प्रोग्राम कर लिया। इन 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 कंडीशंस के नतीजे में क्या हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे? क्या हम अपनी डोमेस्टिक GDP को बढ़ा सकेंगे? क्या हम इंपोर्ट को कम कर सकेंगे? ये सारी चीजें जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आज आप जो है ना $60 बिलियन आपकी इनकम है, रिपेट्रिएशन को मिलाकर आप 30 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, 30 बिलियन वो हमारे पाकिस्तानी भाई भेजते हैं, और 3 से 4 बिलियन सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। सामने हमारे पास 72 बिलियन का बिल है, मतलब 12 बिलियन का डेफिसिट है, वो हमको यहाँ नजर आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि डेफिसिट खत्म हो जाएगा क्योंकि हम टैक्स ज्यादा वसूल कर लेंगे। टैक्स के आदाब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुकर्रर किए गए, 12,500 अरब रुपए। अब ये जो है ना, इनको अगर आप देखते हैं और फिर इसके बाद आप ये देखें कि अगर हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, अभी देखें जो इंडस्ट्री यूटिलिटीज को ऊपर डिपेंड करती है, जिनका रॉ मटेरियल गैस और इलेक्ट्रिक है, उनकी एक्सपोर्ट वैसे ही डाउन हो गई है। कि जो आज एक्सपोर्ट 30 बिलियन पे खड़ी है, उसकी वजह हमारा एग्रो बेस है। हमारा एग्रो बेस प्रोडक्ट जो है उसका एक्सपोर्ट जो 37% बढ़ा है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। $3 बिलियन बढ़ा है, 5 बिलियन 8 बिलियन हो गया। इसने कंपनसेट किया आपकी बाकी जो सेक्टर्स हैं जो कि यूटिलिटी बेस्ड हैं, जो बिजली और गैस के बगैर नहीं चल सकते, उनकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। अगर उसको बराबर रखते और IMF के प्रॉब्लम ना होते और हम रीजनली कॉम्पिटिटिव होते, तो आज हमारा एक्सपोर्ट 3 बेहतर बिलियन बढ़ पोजीशन जाते, होती, बिल्कुल। नहीं बढ़ा। तो अब यही सूरत हो गई। जब वही सवाल है ना, चिकन कम्स फर्स्ट और एग, ये बड़ा मसला है कि आपको इसको, जब आपने सारा कुछ कर लिया है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर यू आर सिग्नेटरी टू IMF, व्हाट इज योर नेक्स्ट? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही मुफस्सल में ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने इस वक्त जो कुछ IMF की तरफ से आयद किया जा रहा है उसको बयान किया। और पाकिस्तान की हुकूमत मईशत के लिहाज से लाहे अमल तो मुरतब कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गुंजाइश भी मौजूद है जिससे यकीनन बेहतरी के आसार आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अभी तक वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ मईशत के महाज के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही है और दूसरी तरफ सियासी महाज के ऊपर कई मसाइल ऐसे हैं जो कि इस वक्त की हुकूमत जिनका सामना कर रही है। इनके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर तफसीली फ़ैसला आने के बाद भी जिस लेतोलाल से काम किया जा रहा है, उससे लगता यह है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं बड़ी हद तक वाज़ेह भी हो गई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि बहुत से कोर इशूज़ के ऊपर खुलकर बात कर रही है, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, चाहे मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो, या फिर ये कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो, ये तमाम वो मसाइल हैं जिससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान फासले और महाज़ाराई की फ़िज़ा पैदा होती हुई नज़र आ रही है। क्या इसका फ़ायदा अपोजिशन की जमातें उठा सकेंगी, ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आइनी जो मुसव्विदा है, जो आइनी तरामीम के हवाले से जिसको जुडिशल पैकेज का नाम दिया गया है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है और उसमें JUIFA
विद कंसेंट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मीडिएट कर रही थी इस पूरे प्रोसेस में, वो भी इम्पोर्टेंट तरीन रोल अदा कर रही है। क्या ऐसी पूरी सूरत हाल में सियासी जमातें आपसी रस्साकशी के बजाय मैच्योरली डील करेंगी या फिर ये सियासी फिजा मजीद तनाव का शिकार हो जाएगी? इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी तज्ज़ियाकार नौशाद अली साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं। नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि बज़ाहिर हालात कोई अच्छी तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आपसी इख्तलाफात भी हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि फैसले जब आ रहे हैं तो हुकूमत भी उनको मानने को तैयार नहीं है। तो बज़ाहिर तो रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ इदारों में नज़र आ रहा है। अब इसका कहीं ना कहीं कोई एक डेड एंड तो होगा। आपको मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है, आपने खुद बताया कि सुप्रीम कोर्ट की आपसी लड़ाई, ये जो एक पहलू है ये बहुत अहम है, ये एक साइड है। दूसरी साइड ये है कि ये प्री मैच्योर एफर्ट्स करना और ख़ासतौर पर उनको अमली शक्ल देने की कोशिश करना, जब उसकी कोई खुद हुकूमत ये कह रही हो कि जी हमने तो कोई उसका ड्राफ्ट एज सच फाइनल तैयार नहीं किया, हम तो कंसल्टेशन प्रोसेस में थे, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे तक इतलात मिली हैं, जब नवाज शरीफ साहब लाहौर से इस्लामाबाद गए थे तो मेरा ये ख्याल है कि वो वोट देने ही गए थे और हुकूमत उस वक्त जिसे कहते हैं ना फुल फ्लेज इस प्रोग्राम में थी कि वो ये समझ रही थी कि उसके पास नंबर पूरे हो गए हैं और नंबर पूरे होने के बाद वो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जिन पर वो जिसे कह लीजिए कि जिनके ऊपर वो तकिया किए हुए थे वो तकिया गायब हो गया। तकिया सर के नीचे से किसी ने खिसका दिया। अब जब वो तकिया खिसका तो उनको होश आई और जब होश आई तो उन्हें पता चला कि जी वो ख्वाब था, जो आईनी तरमीम थी हकीकत नहीं बन पाई। तो अब मामला ये है कि अब एक प्रोसीजर ऑप्ट किया जा रहा है जो इससे पहले ऑप्ट किया जाना चाहिए था। दरअसल इस बात को पब्लिक तक आने से पहले वो प्रोसेस किया जाना चाहिए था जो अब पीपल्स पार्टी के जरिए किया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर एक तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसेंट से मौलाना जो है वो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो सौदा तैयार होगा या अब जो आईनी जिस तरमीम की बात की जाएगी, अगर वो उसका कोई फाइनल शेप इख्तियार कर गई तो फिर वो जो है वो पार्लियामान से पास हो जाएगी। जहां तक मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो उस वक्त वहां ये दीगर जितने भी मामलात चल रहे हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि अब जवाब शिकवा और जवाब शिकवा वाला मामला शुरू हो चुका है। आज जवाब शिकवा भी आ गया है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जो शिकवा मंसूर अली खान साहब ने किया था। तो अब इस तरह के जो हालात होंगे वो मामलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तय होंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं वो तय होते हैं और नए चीफ जस्टिस साहब जब आते हैं, उसके बाद किस तरह का रवैया होगा वो वहां पर जाके तय होगी। लेकिन नौशाद साहब, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें सर। आप अब दो तीन चीज़ें जो आपने नुक्ते उठाए, एक तो ये कि आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन भी हुकूमत जारी नहीं कर रही है। जब मौजूदा चीफ जस्टिस की तैनाती होनी थी तो इनका नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया था। एक तो उसमें सोच विचार क्यों है? क्या हुकूमत फिर भी ये चाह रही है कि उसी तरीके से अमल किया जाए जिसमें मंसूर अली शाह साहब को स्किप कर दिया जाए? फिर ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट होती हुई आप देख रहे हैं? और दूसरा सबसे अहम नुक्ता ये कि ये जो आपसी लड़ाई है जजेस के बीच में, ये आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगी जिससे अदलिया खुद बहुत ज़्यादा मुतासिर हो? देखिए, जो आईनी तरमीम है, ये जो आप जिस नोटिफिकेशन की बात कर रही हैं, ये उस आईनी तरमीम से जुड़ा हुआ है। ये बात तो अब किसी से छुपी भी नहीं रही कि जो आईनी जो कोर्ट कायम की जा रही है उसके जो सरबराह होंगे वो कौन हो सकते हैं, किनका नाम जो है वो फेवरेट होगा हुकूमत के लिए और उसका क्या रोल होगा। ये जो सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके पैरेलल जो आप आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं, उसमें चीफ जस्टिस साहिबान कौन कौन होंगे और जो उसके अंदर दीगर शिकें शामिल की गई थी कि किसी भी वक्त किसी और को लाया जा सकता है, को रोटेट किया जा सकता है या दीगर जितनी भी जेर बहस मामलात हैं, चूंकि इसकी फाइनलिटी के बाद ही आप जो है वो ये तय कर सकेंगे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें बिल्कुल ओपनली नजर आ रहा है कि इस वक्त क्या मामलात हैं, अगरचे मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये जो मामलात हुकूमत जिस तरह से समझ रही है,
चीजें उस तरह भी नहीं होती, और उस तरह भी नहीं होती है जिस तरह हमारे सामने आती हैं। तो उसके पीछे भी बहुत से मुहर्रिकात कारफरमा होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस वही जो फैसले दे जो हुकूमत के खिलाफ हों, या वही फैसले दे जो हुकूमत के हक में हो। बिल्कुल दुरुस्त। एक फैसले की बुनियाद पर ये इस चीज की राय कायम कर लेना, यानी जो ये जो आपका फैसला है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला, जो मखसूस नशिस्तों का, सिर्फ उस बुनियाद पर कोई चीज तय कर लेना भी शायद कोई मुनासिब बात नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से और ना किसी और की तरफ से। ये समझा जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो हैं वो हर सूरत में रिलीफ ही देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या वो हर सूरत में हुकूमत के मुखालिफ होंगे। ये असल में जो एक डर और खौफ है जो कायम कर लिया जाता है, या जो एक फैसले की बुनियाद पर जो आप खड़े हो जाते हैं, हम अमूमन ये बात कहते हैं कि जो हर इदारा है उसको अपना काम करने देना चाहिए, उसके मामलात के अंदर अपनी जो जिसे कह रहे हैं ना कि ये जो हम टेक्निकल जो चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं हुकूमतें, कि अपने सिर्फ जिसे कह लें कि थोड़े से वक्त के लिए जो फायदा नजर आ रहा होता है, या शॉर्ट साइटेडनेस जो है, ये बहुत से प्रॉब्लम करती है। ताम इसमें जो अच्छी बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी उसको लीड कर रही है, और पीपल्स पार्टी इन मामलात पे तजर्बा रखती है, 18वीं तरमीम के दफा हमने ये देखा था कि उन्होंने बुर्दबारी से काम लेकर एक मामले को आगे बढ़ाया था और उसको कंसेंसस के साथ उस तरमीम को ले आए थे। मोस्ट प्रोबेबली ये तरमीम भी उस कंसेंसस के साथ आएगी। नहीं, और जब लेकिन आएगी, नौशाद साहब नहीं ठीक, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में पीटीआई को कैसे कन्विंस करेंगे? अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो पोजीशन हुकूमत ने ली हुई है उस पर तो पीटीआई खासी खाइफ है, तो आपके ख्याल में वो फिर उनकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी तरमीम सक्सेसफुल कैसे होने देंगे? देखिए सना, बात यह है कि ये बात तो तय है, ये छुपी हुई बात है नहीं कि उनको वो सीटें नहीं दी जा सकती। ये हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक है। हुकूमत ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और हुकूमत शायद फिर अपने पांव पर खड़ी भी ना रहे। तो इस एक फियर के तहत वो उसके लिए, यानी देखे ना, जब मामला डू एंड डाई का होता है तो डू एंड डाई में तो आप जो स्टांस ले लेते हैं फिर वो ले लेते हैं। अब हुकूमत चूंकि हुकूमत होती है, हुकूमत के पास ऐसे बहुत से टूल्स होते हैं। ये जितना भी जो जो जैसे कहते हैं कार्य सरकार जब चल रहा होता है, तो ये कार्य सरकार के अंदर चूंकि पावर कार्य सरकार के पास होती है, तो वो जो काम कराना चाहते हैं उस बाय हुक और क्रुक उसको कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसके नताइज कब सामने आते हैं, या वो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, शॉर्ट टर्म में होती है, या लॉन्ग टर्म में उसके नताइज आते हैं, वो देखने वाली चीज होती है, वो अहम होती है। उसको देखकर अगर बाकी दीगर जमातें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आईनी तरमीम में साथ नहीं भी देती, बाकी दीगर जमातें सब दे देती हैं, तो आईनी तरमीम मुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान साथ मिल जाते हैं तो वो अगर वो समझते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अदालती इस्लाहात के ऊपर कोई दो राय नहीं है। ये कोई ऐसी पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं है जो ये कहती थी कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन अब जो आईनी पैकेज आ रहा है, क्या वो अदालती इस्लाहात हैं? क्या वो आईनी पैकेज उन तमाम इस्लाहात को केटर करता है, या जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की या मुल्क की उसको पूरा करता है, या उसमें सिर्फ हुकूमत की जरूरियात पूरी करने की कोशिश की जा रही है? इन दो बातों में बड़ा फर्क है। लेकिन जब ब्रॉडर लेवल पे कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ऑपोजिशन जरूर मौजूद रहती है किसी भी चीज की। ये जरूरी नहीं है कि आप 100% यानी आप मुत्तफिका किसी चीज के ऊपर कोई काम कर लें। ऑपोजिशन अपनी जगह खड़ी रहती है, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ दे देते हैं तो शायद नंबर पूरे करने की पोजीशन में वो आ जाएंगे। लेकिन जहां तक ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, मैं जाती तौर पर समझता हूं, मेरी राय ये है कि जो फैसला 8 जज साहिबान ने दिया है, मैं चूंकि उससे इख्तलाफ करता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को देखता हूं, मैं जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है उसको देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो फैसला दुरुस्त था। चूंकि अदालत ने दिया है, अदालत और जजेस जिस तरह से बैठकर देख रहे हैं, ये उनकी डोमेन है, वही फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में वो फैसला दुरुस्त नहीं है, और हुकूमत भी उसी बात पे बेस बनाकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब सर, आपके कीमती सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार। यकीनन अपने ओपिनियन के साथ किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला है मखसूस नशिस्तों पे, उस पर और हुकूमत की क्या सोच है, क्या राय है, और किस तरह वो आगे प्रोसीड करना चाह रही है, बात कर रहे थे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या राय रखती है कि मखसूस नशिस्तों का मामला एक मरतबा फिर खटाई में पड़ चुका है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकीनन ये कोशिश होगी कि एज सून एज़ पॉसिबल दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। लेकिन उसके लिए अब क्या तरीक़ाकार तय होगा, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में दो वाज़ेह ग्रुप नज़र आते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले के ऊपर जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आयद किए थे, उसके जवाब में आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उनको जवाबी ख़त भी लिखा गया है जिसके कुछ मंदरजात ज़ेर गर्दिश भी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी है, एक तरफ इस मसले के ऊपर रहनुमाई चाहती है और दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर अदलिया पहले ही रहनुमाई दे चुकी है, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन वो रहनुमाई हासिल करने में इंटरेस्टेड नज़र आता है और ना ही मौजूदा हुकूमत एक कान से सुनने को तैयार है। लेकिन अब असल मसले को हल की तरफ लेके कैसे जाना है, बज़ाहिर इस हवाले से दोनों तरफ खामोशी नज़र आती है। अदलिया अपने फैसले को तस्लीम करवाने के लिए अभी तक खामोश है और दूसरी तरफ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी ये तौजीहात ढूंढ रहा है कि आया किस तरीके से इस फैसले को अलहदा करके मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अपना लाहेअमल तरतीब दिया जा सके। अब इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। यकीनन उनकी तरफ से भी इस हवाले से कोई हिकमत अमली मुरतब करने की कोशिश की जाएगी और वो क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर, जब आज ख़ास तौर पर बानी चेयरमैन PTI की तरफ से बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि लाहौर के जलसे के बाद अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, ना तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ना ही किसी हुकूमत या सियासी जमात के साथ। अब देखना ये होगा कि बग़ैर मुज़ाकरात के ये सियासी जमात अपने सर्वाइवल के लिए क्या कुछ एफर्ट कर सकती है, इसी पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, पहले तो ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से आप लोग खुद भी अदालत में जा चुके हैं, फिर अदालत से भी ये खबरें आ रही हैं कि बज़ाहिर खुद भी जजेस इसमें बड़े तकसीम नज़र आते हैं। आपके ख्याल में आपकी जो आप लोगों की दरख्वास्त है वो किस चीज़ को उजागर करती है और क्या वाकई इस मसले को अंदरूनी तौर पर हल नहीं किया जा सकता? क्या ज़रूरी है कि इस हवाले से भी दरख्वास्तों की सूरत में ही अदालतों में जाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है। ये मैटर जो है ये इनको आप कॉमन रूम में बैठ के तमाम जज साहबान को ये डिफरेंसेस जो है उनको मिनिमाइज करना चाहिए और उनको ख़त्म कर देना चाहिए था और बाहर इसकी हवा भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनको एक सबसे वाइज रोल प्ले करना चाहिए, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देयर वाज नो नीड कि आप इन तीन जज की कमेटी को फिर एक ऑर्डिनेंस, पहले एक्ट ला के आपने पहला निज़ाम बदला, अब एक्ट जो खुद ही असेंबली ने पास किया, पार्लियामेंट ने, उस एक्ट की जगह के ऊपर आप एक ऑर्डिनेंस ले आए, जबकि ऐसे दौर में, ऐसे पीरियड के अंदर ये असेंबली जो है पार्लियामेंट्री सेशन चली आ रही है, हर दूसरे दिन जो है हाउस जो है वो कॉल किया जाता है और वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस का आना जो है खुद एक ये अच्छे टेस्ट में नहीं देखा जाता, इसको बदनीयती पे कहा जा सकता है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस से उस कमेटी की साख्त को बदला गया और विद इन 1 आवर उधर प्रेसिडेंट ने साइन किए और उधर काजी फायजीसा साहब ने, बजाय से कोई उनको ऑब्जेक्शन होता और ऑब्जेक्शन नहीं था तो पूरी सुप्रीम कोर्ट की बॉडी जो है पूरे फुल कोर्ट का ये तो सर वाजे है, ये तो आप जो बता रहे हैं सर, ये तो अंदाजा है इस चीज़ का कि ये क्या कुछ हो रहा है। इसके ऊपर उन्होंने खत लिखा मंसूर अली शाह साहब ने, उसके जवाब में आज चीफ जस्टिस ने जवाब दे दिया। बज़ाहिर लग रहा था हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं अगर तो मुज़ाकरात की कोई राह हमवार होती नजर आए, लेकिन अब खान साहब कह रहे हैं कि 8 सितंबर के जलसे के बाद अब बिल्कुल माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना वो इस्टेब्लिशमेंट से और ना ही किसी और से मुज़ाकरात चाहते हैं। तो आपके ख्याल में क्या मुज़ाकरात शुरू हुए थे या होने थे या हो रहे थे बैकडोर चैनल के ऊपर, और अब ये इतने रिजिड स्टांस की वजह क्या है? मेरे ख्याल में देखिए, जो बिहाइंड द सीन अगर आप देखें तो मुज़ाकरात में जो एक बहुत नेगेटिव रोल जो है इस वक्त की हुकूमत का है, ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। कभी मुज़ाकरात का देखें ना, अंदाज ये थोड़ी होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक वक्त में कहे कि हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए और दूसरे सांस में वो कह रहा हो कि हम तो बैन लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर, बैन लग जाएगा, फैसला कर लिया हमने। फिर कोई मिनिस्टर कह रहा है कि जी हम तो इनके हाथ मिलाने को तैयार नहीं है क्योंकि इन्होंने तो 9 मई का वाक़या किया। इस किस्म की जहाँ पे सूरत हाल होगी तो वहाँ गुफ्तगू शरीफ कैसे हो सकती है, क्योंकि इनके ये आज़ाद भी नहीं है। ये तो जो इनको कोई स्क्रिप्ट मिलता है उसके मुताबिक बोलते हैं, उतनी बात करते हैं जितनी इनको परमिशन होती है। वो आपने देख ही लिया कि वो रात के 11 बजे उसने लॉ मिनिस्टर ने ये कहा
जब उन्होंने उसका मुसवदे की कॉपी एक एनवलप के अंदर एक कॉपी जो थी वो मौलाना फजल रहमान को पकड़ाई उनके, और कहा कि जी 11 बजे तो ये मुझे मिला है और मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सोचिए कि इस अंदाज में जो अमेंडमेंट का मुसवदा चल रहा हो तो वहां पे आप क्या सोचेंगे। इसी जी तरह से ये बात जो आप एक और आपने बात की थी, मैं वो भी बात आप यहाँ करना चाहता हूँ, जी जी और वो ये है, बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की मेजॉरिटी के साथ एक फैसला आया और वो फैसले को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। रोजाना वो एक बेंच पे वो बैठ जाता है, एक उनकी कमेटी बैठ जाती है और जनाब उसके ऊपर सोच विचार हो रही है और फिर वो दिन खत्म हो जाता है। दे आर बाइंग टाइम। ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई हरकत जो है पार्लियामेंट की तरफ से, ये हुकूमती पार्टी जो है ये कोई ऐसी हरकत करेगी और ये प्रेसिपिटेट सिचुएशन और ज्यादा हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल ये ठीक। खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि ये टोटल एनार्की की तरफ हम जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को हम मलियामेट न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इन द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि वन हु एब्रोगेट्स और अटेम्प्ट्स टू एब्रोगेट, सबवर्ट्स और अटेम्प्ट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान commits an act of high treason। ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अटेम्प्ट है undoubtedly, and it falls within the ambit of section 6 of the constitution। ये खतरनाक तरीन हालात से ये मुल्क गुजर रहा है और ये इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ पीटीआई का और इमरान खान का खौफ तारी है। ये मुल्क को नहीं देख रहे हैं, ये उस खौफ से निजात हासिल करने के लिए हर बड़ी से बड़ी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत करने में तुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर। यकीनन इस वक्त जो आइनी बहरान अदलिया के अंदर दरपेश है उसके असरात हुकूमत भी महसूस कर सकती है और अगर सही वक्त के ऊपर सही फैसले नहीं हुए तो यकीनन ये बहरान बहुत से दूसरे सेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स को भी अपनी लपेट में ले सकता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।